हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑन फोर व्हील्स यानी ज़िंदगी चार पहियों पे। तो भैया आज मैं जा रहा हूँ अपनी इनोवा क्रिस्टा की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। सर्विस के साथ साथ क्लच भी डलवाने जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद। मैं अभी ऑथराइज टोयोटा के सर्विस सेंटर में नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। साथ ही साथ क्या क्या सामान डलने वाला वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या क्या सामान डलेगा। क्योंकि भाई बाहर से डलवा रहा तो भाई बाहर से डलवा रहा तो सारा का सारा सामान मैंने कश्मीरी किट से परसों ले लिया था। कल मुझे टाइम नहीं मिला तो उसकी वजह से कल मैं काम नहीं करवा पाया था, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, उसकी वजह से आज मैं जाके ये करवा रहा हूँ। ऊपर से पता है क्या, पापा ने मेरे से एक दिन पूछा, बेटा एक चीज़ बता, ये तेरी क्लच कितनी टिक जाएगी। मैंने कहा पापा जितनी जल्दी करा लो उतना सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है अगर वी क्लच पे चलाओगे तो आपकी फ्लाई व्हील खराब हो जाती है। जो गाड़ी का फ्लाई व्हील होता है, अगर आपको फ्लाई व्हील नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। फ्लाई व्हील बेसिकली इंजन का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कनेक्ट होती है और वो आपको गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है। बेसिकली आपकी गियर बॉक्स और इंजन का जो कनेक्शन होता है वो आपकी फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट की मदद से होता है। तो अगर आप वीक क्लच पे गाड़ी चलाते रहोगे ना तो आपको फ्लाई व्हील का भी नुकसान हो सकता है, आपका फ्लाई व्हील भी खराब हो सकता है, फ्लाई व्हील आपका घिस जाता है। तो भाई मैं अगर अपनी गाड़ी का एग्जांपल दूं तो भाई 33,000 का वो पार्ट है। आप सोचो भाई कितना एक्सपेंसिव होता है। तो अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लेना कि आपकी गाड़ी का फ्लाई व्हील वगैरह कितने का आता है। हालांकि अभी मुझे यहाँ पर भी इन्होंने कहा, मतलब जहाँ से मैं करवा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, मतलब बता भी दूंगा कि भाई कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। उससे पहले भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको पार्ट्स के बारे में बताया था कि भाई क्या क्या पार्ट्स मैं लेके आया हूँ, क्या क्या डलवाने वाला हूँ। तो भाई बात करें पार्ट्स की, भाई पार्ट्स क्या क्या मैं यूज़ करने वाला हूँ सारे के सारे मैं आपको दिखाया था। वैसे भाई मैं आपको बता दूँ मोस्टली जो पार्ट्स है मैं टोयोटा जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली का सिर्फ एक ही पार्ट है जो मैं टोयोटा जेन्युइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे के सारे पार्ट्स जो है मैं टोयोटा जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। सारे के सारे पार्ट्स मैंने कश्मीरी गेट से ले लिए थे। तो क्या क्या पार्ट्स है वो मैं आपको दिखाया था। भाई सबसे पहले तो आपकी आ जाती है आपकी क्लच प्लेट आ जाती है, सॉरी ये आपकी प्रेशर प्लेट है। फिर यहाँ पर आपकी नीचे जो है, मतलब मैं आपको क्लच के रिलेटेड सारे के सारे पार्ट्स बता रहा हूँ अभी। फिर आपकी ये क्लच प्लेट हो गई, ये आपकी प्रेशर प्लेट हो गई, ये आपकी क्लच प्लेट हो गई, ये इसकी रिलीज बियरिंग हो गई। फिर उसके बाद अगर सर्विस की बात करें, और हाँ आपके मतलब मैं और आपको और बता दूं क्लच प्लेट के रिलेटेड आपका गियर ऑयल भी डलेगा कि भाई आप गियर बॉक्स खोलोगे तो आपका गियर ऑयल सारा का सारा निकल जाएगा। तो मैंने शेल का ये वाला इंजन ऑयल लिया। आप ये देख लो ग्रेड, आप देख लो ग्रेड भाई बहुत ज़रूरी है। इंजन ऑयल मतलब गियर ऑयल तो कोई भी कंपनी का डाल दो, लेकिन भाई ये वाला ग्रेड आप ज़रूर देख लेना, ये वाला ग्रेड आप डालना। अगर आप बाहर से काम करवा रहे हो, कंपनी से काम करवा रहे हो, तो कंपनी तो सारी चीज़ें टेक केयर कर ही लेती है। फिर उसके बाद भाई मैंने 1 लीटर बॉश का ये वाला ब्रेक ऑयल लिया। आप ये देखो ये वाला ब्रेक ऑयल लिया है। अब क्या होता है ना, क्लच के सेटिंग बिठाने के लिए ब्रेक ऑयल की नीड पड़ती है, क्योंकि जो आपकी क्लच की लाइन होती है और ब्रेक की लाइन होती है वो आपकी एक ही होती है। उसकी वजह से मैंने ये .4, मैं आपको .4 एक बार दिखाया तो कहाँ लिखा है .4 वैसे तो .4 ही ग्रेड होते हैं। ये देखो भाई .4 मैंने ये ली है, ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड बॉश की मैंने ली है। फिर उसके बाद अगर सर्विस के पार्ट्स की बात करें तो सर्विस के लिए मैं आपको दिखाया दूँ। सर्विस के लिए सबसे पहले आपका आ जाता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल मैंने लिया है कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक SUV 5W30 इंजन ऑयल लिया, फुल्ली सिंथेटिक लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। 7 लीटर लिया है। ये वाली जो कैन है ये 3.5 लीटर की, जैसे कि आप देख सकते हो 3.5 लीटर की ये एक है, तो 2 आप कर दो तो 7 लीटर की ये इस तरीके से हो जाती है। फिर उसके बाद ऑयल फिल्टर आपका आ जाता है ये, हाँ ये भाई ये ऑयल फिल्टर है। फिर डीजल फिल्टर मैंने लिया कि भाई गाड़ी का डीजल फिल्टर आज तक चेंज ही नहीं हुआ है। ये टोयोटा बोलती है कि, मतलब मैंने जो कंपनी वाले से पूछा, कंपनी वाले कहते हैं कि सिर्फ जब लाइट आती है तभी इसका डीजल फिल्टर चेंज होता है, उससे पहले इसका डीजल फिल्टर चेंज नहीं होता। तो भाई मुझे जो जिनके पास मैं जा रहा हूँ उन्होंने कहा था कि आप इसका डीजल फिल्टर भी लेना है, डीजल फिल्टर भी इसका बदल देंगे। उसके अलावा भाई यहाँ पर इस गाड़ी का एयर फिल्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको टोयोटा जेन्युइन मिल जाता है। और कैबिन फिल्टर बस मैं भाई टोयोटा जेन्युइन नहीं डाल रहा हूँ। हालांकि जो कंपनी है जो टोयोटा है वो यूज़ करते हैं ऑटोफोन का, लेकिन मैं डेंजो का यूज़ कर रहा हूँ। कैबिन फिल्टर है 400 रुपये का मुझे ये पड़ा था। अब भाई अगर कॉस्टिंग की बात करें तो भाई कॉस्टिंग मैं आपको सारी की सारी एंड में बता दूंगा कि भाई टोटल कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ रही है, वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। पार्ट्स और लेबर जो वो लेंगे वो सारी के सारे मैं आपको बता दूंगा, ताकि भाई अगर आपको बाहर से काम कराना है तो आपको अंदाज़ा पड़ जाए कि भाई कितनी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ने वाली है। और हाँ भाई मैं इंजन फ्लश भी लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई इंजन फ्लश अब गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल गई तो मेरे हिसाब से इंजन फ्लश कराना भी सही रहेगा। मैंने ये ऑटो लब का मेड इन जर्मनी इंजन फ्लश भी ये ले लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी भाई यही कुछ सामान था। क्लच प्लेट बदलने के लिए, सर्विस करने के लिए इतना ही सामान चाहिए होता है, ज़्यादा आपको सामान नहीं चाहिए होता है। बाकी भाई और भी सामान चाहिए होता है, जैसे अगर आपका फ्लाई व्हील ख़राब है तो फ्लाई व्हील आपकी चेंज करनी पड़ती है। 4 क्लिप बुश अगर आपकी किसी भी है वो चेंज करनी पड़ती है। फिर पेडल बुश
पुश एक होती है इसकी। डीजल गाड़ियों में एक पेडल पुश भी होता है, मतलब जितनी भी है, जैसे बड़ी गाड़ी हो गई, जैसे हैरियर हो गई, सफारी हो गई, इनोवा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, इनमें पेडल पुश भी होती है। लेकिन भाई पेडल पुश मैंने बीच में चेंज करा लेती हूँ, उसकी वीडियो आप शायद देख चुके हो, अगर नहीं दिखे होगे तो मैं उसको जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब वो वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको आ जाए। तो भाई वो मैंने डलवा चुका, तो वो नीड नहीं पड़ेगी भाई, कुछ किलोमीटर पहले ही डली, तो भाई वैसे कोई नीड नहीं कि दोबारा से डालने की जरूरत पड़े। बाकी भाई चलते हैं फरीदाबाद, जहाँ पर कहाँ पर मैं जा रहा हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बता दें कि भाई मैं बाहर क्यों करवा रहा हूँ, वो भी मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। तो भाई मैं आपसे ड्राइविंग सीट, बाकी भाई बात करें प्रॉब्लम्स की, तो भाई गाड़ी में इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपार्ट फ्रॉम द क्लच और वो वाली चीज़ें कि भाई क्लच तो खैर वेरिएंट है, तो भाई उसकी दिक्कत आई जाती है। ब्रेक पैड तो खैर मैंने बीच में बदलवा ही लिए थे इसकी, ये जो पुराने ब्रेक पैड थे भाई वो 4000 किलोमीटर चलने थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर उसके बाद अगर वैसे दिक्कत की बात करें तो भाई गाड़ी में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी भाई एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको रीज़न बताया था भाई बाहर से कराने का क्या रीज़न है, तो भाई उसका सबसे बड़ा रीज़न है मनी। भाई कंपनी वालों ने सर्विस और क्लच प्लेट दोनों बदलने के लिए मुझे 50,000 का एस्टिमेट दिया था। तो अब आप बोलोगे भाई एक एक करके करा लेते हैं। भाई देखो, एक तो पहली चीज़ ये सब चीज़ें डिले नहीं करनी चाहिए। एक तो आपकी गाड़ी की सर्विस और आपकी क्लच प्लेट, ये चीज़ें डिले नहीं करनी चाहिए, वरना भाई लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया भाई 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, तो भाई मैं सोच रहा था कि यार क्लच और सर्विस साथ में करा लो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। कि भाई फिर पता है आप क्लच प्लेट करा लिए, फिर आपकी इंजन पे जोर पड़ रहा है, फिर वही वाली चीज़ें, गाड़ी का वेरिएंट है तो फिर भी आपको चल ही रहा है। उसकी वजह से भाई मैं सोच रहा था कि भाई दोनों चीज़ें साथ में हो जाए, लेकिन भाई पैसे अरेंज हो नहीं पाते। लेकिन फिर मैंने पापा को एक दिन आइडिया था कि पापा बाहर से ही करा लेते हैं, अब इतना लेट हो रहा है तो गाड़ी को भी लोड इतना देना ठीक नहीं होता है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा बाहर से करा लेते हैं, बाहर से कराना इस बार ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, कंपनी में नहीं जाएगी, अच्छा सा मैकेनिक ढूंढ के भाई बाहर से करा लेते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई, वो फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी अभी खोल देते तो भाई ये तो क्या ही चीज़ उनके लिए, तो उनसे कम कॉम्प्लेक्स गाड़ी है। बाकी भाई मैं अब आपको रास्ते में मिलता हूँ, फिर सारा रास्ता भी दिखाता हूँ, प्लस मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताता हूँ। तो भाई मैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। एक बार ये यू टर्न ले लें, सेकेंड गियर में डाल के बढ़िया से यहाँ पर ये यू टर्न ले लेते हैं, और भाई मैं आपसे थोड़ी देर। बाकी भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी की भाई भले ही क्लच वीक पड़ी हो, लेकिन भाई इस गाड़ी के पिकअप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लच बदलवाने का एक रीज़न है, मैं जब भी पेडल दबा रहा हूँ ना, क्लच का मतलब मैं जब भी क्लच का पेडल दबा रहा हूँ तो भाई मुझे लोहे से लोहे घिसने की फील नहीं आ रही, मतलब आवाज़ सी आ रही है। तो भाई उसकी वजह से मैं इसको चेंज करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोला कंपनी वालों ने कि ये तो बेयरिंग की आवाज़ है, फिर आप क्लच जल्दी ही बदलवा लो, इसकी क्लच फिर जाने ही वाली है। तो भाई उसकी वजह से भी मैं इसको करवा रहा हूँ। प्लस पता है यार, गाड़ी को उसकी वजह से चलाने में मज़ा भी नहीं आता भाई, लोहे से लोहे घिसने वाली आवाज़ से ना फिर इरिटेशन से भी एक अलग सी होती है, उसकी वजह से करा रहा हूँ। प्लस भाई हल्का सा बहुत ही माइनर से पिकअप डाउन हो रहा है, अगर आप नोटिस करने बैठे हो ना तब आपको फील होगा, वैसे आपको नोटिस नहीं होगा। हो सकता है मे बी वो EGR इसका साफ कभी भी नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी हो, तो EGR भी इसका देख लूँगा। अगर बजट में होगा तो भाई क्लीन करवा लेंगे, अगर नहीं होगा तो भाई वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। भाई मैं आपको बोल रहा था ना गाड़ी में दिक्कत नहीं है, हेलो भाई आ गई दिक्कत, ये हैंग कर गया है। ये तो खैर गाड़ी की दिक्कत नहीं है, तो खैर आफ्टर मार्केट चीज़ है। इसका बैटरी का टर्मिनल हटा के मैं लगा दूँगा तो शायद ही ठीक हो जाए। लेकिन भाई ये भाई का नंबर देखो, डिज़ायर का 2011 यार, कितना प्यारा नंबर है यार, मतलब तो भाई पता नहीं कितने रुपए का टोल दे के हम लोग एंटर कर चुके हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद वैसे अभी तो बोर्ड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो 6 किलोमीटर दिखा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो माना जाता है कि भाई इधर से फरीदाबाद शुरू हो चुका है, कि भाई अब मैं भी यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने आता रहता हूँ, तो भाई फरीदाबाद तो अब शुरू हो चुका है। अब भाई 20 मिनट और लगेंगे, फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मुझे जाना है। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, आपको मतलब आपने वो जगह शायद देखी होगी, अगर आप अरुण पवार भाई को फॉलो करते हो ना,
आपने वो जगह देखी होगी, मतलब उन्होंने अपने इंडेवर के ब्रेक पैड भी बदलवाए थे, अपने सेल्टॉस की कूलिंग कॉइल भी चेंज करवाए थे, तो मैं वही जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे जो उनको फॉलो करते होंगे भाई मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ कि भाई मैंने वीडियो वगैरह में उनका काम देखा, प्लस भाई मैंने उनको फ़ोन करके भी मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा ब्रेक पैड भैया क्लीन करेंगे, और फिर उनका रेट मुझे रीज़नेबल सा लगा लेबर का, उसकी वजह से मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है भाई, बाकी भाई कैसे क्या कार्रवाई रहता है उधर चल के बात करते हैं, मैं आपको वहाँ पर पहुँच के मिलता। भाई मैं पहुंच गया हूँ, कहाँ पर पहुंचा हूँ वो ये देखो भाई। अब आप लोग समझ गए होंगे भाई मैं कहाँ पर आया हूँ, तो भाई एक बार भैया से अंदर चल के मिलते हैं, देखते भाई कैसी क्या कार्रवाई रहती है। मुझे लग रहा है गलत जगह से घुसा दी, आगे से घुसानी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बात करते भाई कैसे क्या रहता है। ठीक है भाई, मैं आपसे मिलता हूँ, वैसे तो भैया इधर ही दिखता है मुझे। तो भाई से बात कर लिए, उन्होंने कहा एक बार वो पहले ये देखो भाई, अगर आपको अलॉय दिख रहे होंगे तो अलॉय से आप पहचान कर गए वाले, देखो भाई की गाड़ी पहले हो रही है फिर अपनी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो कैसे क्या काम रहता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं आपको सारा का सारा अच्छे से दिखा दूंगा। अब पता है बाहर काम कराने का यही फ़ायदा होता है, मतलब वीडियो पर्पस के हिसाब से अगर आपको बताओ ना, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि एटलीस्ट भाई कैसे क्या होता है, ताकि अगर आप किसी मिस्त्री के साथ लगे हो तो उसको आप बता सको उससे नहीं हो रहा है। वैसे तो मिस्त्रियों से हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है ना, तो आपको वो थोड़ा मतलब मेरे को अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, मुझे ये सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आ जाता है, और आपको दिखाने में भी मज़ा आएगा। तो भाई बाहर से कराने का ये फ़ायदा हो जाता है, लेकिन भाई वही है ना, वो फ़ायदा देखने से अच्छा भाई पहले गाड़ी की हेल्थ देखनी होती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर इंजन फ्लश का डालने का काम शुरू कर रहे हैं। इंजन फ्लश में क्या करेंगे, पहले फ्लश को डाल के गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए छोड़ेंगे भैया? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद इंजन ऑयल सारा का सारा निकाल देंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, आपकी गाड़ी जो है इंजन फ्लश के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहनी चाहिए, ताकि जो इंजन फ्लश है आपका अच्छे से काम कर सके। वरना भाई जो आपकी गंदगी वगैरह ना वो निकलती नहीं है ठंडी गाड़ी में, अभी गंदगी वगैरह नहीं निकलेगी। बाकी भाई अभी डाल के और फिर स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो भाई पता है इसका ये दिक्कत है, ये हाथ से खुलता नहीं है, प्लास्टिक खोलना पड़ता है ना, इसमें ये बड़ी दिक्कत है, प्लास्टिक खोलना पड़ता है। मैं बहुत बार हाथ से खोलने की कोशिश की है भाई, अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर इसका वाला खोलने में फेल हो जाता है, मैंने जो देखा है। मेरे से तो खुलता नहीं है भाई, मेरे में तो इतनी जान नहीं है, देखो हाथ इतना पतला सा है, मेरे से तो खुलता नहीं है, प्लास्टिक खोलना पड़ता है ये। बाकी ये तो पूरा ही डलता है, कोई भी गाड़ी ले लो पूरा ही डालना पड़ता है अपने को। तो भाई ये पूरे गाड़ी के नीचे का है भाई, इतने साल में ऑन करता हूँ, मैंने आज पहली बार देखा गाड़ी के नीचे। तो भाई लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं सारी की सारी। वैसे तो मुझे कंपनी वालों ने बताया नहीं, लेकिन भाई एक बार फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाह रहे तो करने देते हैं। बाकी भाई मैं आपको बता दूँ, भैया ने 2 दिन बोले मुझे कि क्लच बदलने में सर्विस करने में टाइम लग जाएगा। वो क्यों लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रुकना। ये देखो भाई, ये सब फ्रेम ये खोलना पड़ेगा ना, ये भाई ये पूरा का पूरा ये गियर बॉक्स के लिए ना ये पूरा फ्रेम खोलना पड़ेगा। फिर ये गियर बॉक्स हमारा गियर बॉक्स खोल के फिर हमारी क्लच प्लेट निकल जाएगी। बाकी भाई गियर बॉक्स देखो यार, इसका अच्छा खासा बड़ा है। तो भाई जब तक इंजन फ्लश का काम हो रहा है तब तक भाई ने कहा कि मैं टायर ही खोल देता हूँ, ऐसा टाइम सेव हो जाएगा। अब ये टायर हम खोल रहे हैं, ये इसके ब्रेक पैड और ब्रेक शू को क्लीन करने के लिए। भैया ने कहा था ब्रेक पैड और ब्रेक शू क्लीन कर देंगे सर्विस में, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भाई जो ब्रेक फ्लूइड मैं लेके आया हूँ अपनी गाड़ी के लिए, वो देखो भैया भी यही यूज़ करते हैं, .4 बॉश की ब्रेक एंड क्लच प्लेट भैया भी यही वाली यूज़ करते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से सामान तो सही लाया सारा का सारा। वैसा तो सामान सारा दिखा दे भैया, कह रहे सामान ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो ये चीज़ सही होगी। बाकी भाई ये देखो, ये मैंने ब्रेक पैड डलवाए थे, आप देख सकते हैं स्किम वगैरह हुए पड़े, और ये ब्रेक पैड वगैरह भी सारे के सारे ठीक है। भाई 4000 किलोमीटर में क्या ही बिगड़ेगा ब्रेक पैड का। मेरे एक्सपीरियंस में पता है ये ब्रेक पैड आराम से 80-90 हज़ार किलोमीटर आराम से टिक जाता है, और अगर आप इसको कार से लोगे ना तो और ज़्यादा टिक जाते हैं। इसके ब्रेक पैड की वैसी कोई दिक्कत नहीं, इसके ब्रेक पैड आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं टोयोटा की तरफ से। हाँ भाई अगर आप इसको रैशली चलाओगे तो भाई 30-40 हज़ार में भी खत्म हो जाते हैं। ये सब देखो मैं आपको बताऊँ, आपकी क्लच हो गई, ब्रेक पैड हो गई, ये सब चीज़ें वेयर एंड टियर की चीज़ होती है। जैसे जिस तरीके से आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से, किसी के उसके हिसाब से आपको जल्दी चेंज करानी पड़ेगी। बाकी भाई टायर रॉड वगैरह तो चेंज कराई थी, ये सब के तो खैर वीडियो में डाल चुका। आप आई बटन में लिंक दे दूँगा टायर रॉड वाली का, वो वीडियो जाके देख लेना। उसमें तो भाई करीब 25-35 हज़ार लग गए थे, मतलब 25 नहीं 30, हाँ ऐसे 25-30 हज़ार रुपये लग गए थे मेरे टायर रॉड वगैरह कराने में। उसकी वीडियो का आई बटन में लिंक दे दूँगा, वीडियो जाके देखो भाई, देखना गंदगी कितनी। तो भाई
भाई गाड़ी तो अभी बंद कर दी है ताकि इसको अभी लिफ्ट पे उठा के हम इसका इंजन ऑयल निकाल सकें और जितना भी कचरा वगैरह होगा वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वैसे भी जो पुराना इंजन ऑयल होता है वो सारा का सारा डिस्पोज ऑफ ही होता है। मैं तो भाई अपना नया कैस्ट्रॉल का जो 5W30 मैग्नेटिक SUV वाला लेके आया ना, वो अब इसमें फ्रेश ऑयल डालेगा। अब क्या है कि अब इसको लिफ्ट पे उठा के सारा का सारा जो पुराना इंजन ऑयल है जो उसके साथ कचरा होगा वो हम निकाल देंगे। तो भाई अब हम लोग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं इंजन ऑयल निकालने का। ये देखो ये भैया ये कंटेनर से ले है, इसमें अब क्या करेंगे, अब पहले सारा का सारा इंजन ऑयल निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर इसकी वॉशल नट होती है, जो चैम्बर की वॉशल नट होती है उसको खोल के सारा का सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा, सारा कचरा भी इसका निकल जाएगा। बाकी भाई गाड़ी को ले हुए इतने साल हो गए, मैं नीचे से पहली बार अच्छे से देख रहा हूँ। क्योंकि टोयोटा में ज़्यादा, टोयोटा में तो फटाफट काम कर ही देते हैं, जितनी देर में रियलाइज़ करते उतनी देर में तो भाई वो लोग काम कर ही देते हैं एकदम से बढ़िया से। तो भाई मैं भाई नीचे पहली बार आ रहा हूँ यार, और भाई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। फीगो की अगर मैं बात करूँ ना, फीगो को तो भाई नीचे से मैंने सारा सिस्टम देखा होता है, इसका आज पहली बार देख रहा हूँ अच्छे से अगर मैं बात करूँ तो। भाई बाकी अब ये ऑयल फिल्टर वगैरह हो जाएगा। बाकी भाई मुझे भैया ने ना 2 दिन बोले थे क्लच के लिए। अब वो क्लच के लिए क्यों बोले थे वो देखो, ये पहले खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये गियर बॉक्स उतरेगा, फिर आपकी ये जो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। क्योंकि क्या होता है ना भाई, ये आपकी रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल है। अब रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल में क्या होता है, आपके इंजन की पावर पीछे ट्रांसमिट करने के लिए ये पीछे तक जाती है, वो डिफरेंशियल तक। इसका भी ऑयल चेंज होता है, इसका तो कह रहा है 40,000 रुपये होता है। अभी वो नीड नहीं है, जब गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल जाएगी तब मैं इसको कर दूंगा। बाकी भैया ये देखो, भैया ने ये टूल लगा दिया है। ऑयल फिल्टर खोलने का भी नहीं, एक अलग सा टूल होता है। अगर आप इसको वैसे किसी और से निकालने की कोशिश करोगे तो वो टूट फूट भी जाता है। पुराने वाले की तो खैर दिक्कत नहीं, लेकिन भाई नए वाले को तो प्रॉपर टूल से लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर भैया ने लगा दिया, अब फिर इसको घुमा के निकल जाएगा इजीली। बाकी भाई ऑयल फिल्टर निकालना थोड़ी सी महाभारत है इसकी वजह से, बाकी तो भैया निकाल ही लेंगे। तो बाकी भाई ऑयल फिल्टर की एक और चीज़ बता दो, मेरे ख्याल से जो टोयोटा मोस्टली अपने पार्ट्स लेती है वो डेंजो से लेती है। तो भाई ये भी देखो, ये भी आपको डेंजो का ही मिल जाता है। एक तो ये एयर फिल्टर डेंजो का और ये ऑयल फिल्टर भी आपको डेंजो का ही मिल जाता है। तो भाई ऑयल फिल्टर हम लोगों ने खोल लिया। इसको ना पहले उससे टॉर्क रेंच से या उससे पानी से इसको पहले लूज़ करना पड़ता है, फिर ये हाथ से खोलते हैं। ऐसे नहीं खोलेगा, अगर आप सोच रहे हो हाथ से ऐसे करके खोल लो, वही वैसे नहीं खोलेगा। इसको ना पहले टूल वगैरह से लूज़ करना पड़ता है, फिर इस तरीके से खुल जाता है। और ये रहा पुराना वाला। पुराने वाले को तो खैर क्या ही दिखा, नया आपको दिखाई दिया, तो भाई पुराना वाला दिखा के क्या ही करूँगा। सेम वही वाला है, डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, ठीक है भाई। बाकी भाई चाय का कप चाय पी दी तो भाई वो कप इधर है। अब भाई नया वाला हम डालने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ये जो भी थोड़ा बहुत ऑयल गिरा है इसको पहले यहाँ से क्लीन कर लेंगे। पहले इस पर ग्रीस लगाते हैं ना, अच्छा ऑयल लगाते हैं। कुछ तो एक ऐसी भी चीज़ होती है ना कि ऑयल पहले भर के फिर इसको लगाते हैं, बस ऐसा नहीं है ना। कोई बता रहे तो उससे ऑयल पंप वगैरह पे प्रेशर कम पड़ता है, मतलब, लेकिन फिर भैया कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये ताकि सही से लग जाए उसके लिए करते हैं ना, मतलब कहीं लगाते समय फ्री भी रहना हो जाए उसके चक्कर में ऑयल लगा देते हैं। अच्छा चलो भाई, तो भाई अब इसको टाइट कर देंगे, फिर ये ऑयल फिल्टर भी हमारा फिट हो जाएगा। इसके बाद इंजन ऑयल डालेंगे। अब भाई इसके बाद इंजन ऑयल डालेगा। इंजन ऑयल डालने के बाद मैं आपको बता दूं भाई, फिर हम लोग इसका डीजल फिल्टर बदल देंगे। डीजल फिल्टर एयर फिल्टर फिर हम इसका बदल देंगे। तो सर्विस में तो क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेन भाई जो टाइम लगेगा वो लगेगा इसकी इसमें गियर बॉक्स में, मतलब क्लच बदलने में, कि भाई ये पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा उसके लिए। और फिर इसकी गियर बॉक्स से माउंटिंग वगैरह भी खुलेगी। बाकी भाई ये रस्टिंग थोड़ी सी दिख रही है, तो खैर चलो कोई नहीं, नॉर्मल है, तो गाड़ी में आती रहती है सबकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम ये पुराना एयर फिल्टर निकाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर इसमें 4 क्लिप होते हैं, 4 क्लिप को आप खोल के निकाल सकते हो। और भाई पुराना एयर फिल्टर देखो क्या हालत हो गई है इसकी। अब भाई ये तो खैर 5-6 हज़ार किलोमीटर में इतनी बुरी हालत हो जाती है, 15,000 किलोमीटर पे तो क्या ही हाल होगा। ये देखो एक बार भैया, एक बार झाड़ना इसको भैया, आप देखना कितनी धूल निकलेगी। ये देखो यार, हालांकि मैं तो ये चेंज करवा रहा हूँ, क्लीन नहीं करवा रहा हूँ। वैसे भी हर सर्विस पे मेरी नज़र में ना
एयर फिल्टर चेंज करा लेना चाहिए, गाड़ी की हेल्थ वगैरह सही रहती है। और भाई जो नया एयर फिल्टर है वो गाड़ी के पीछे रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पड़ा हुआ है जो नया वाला है, ये देखो भाई, ये वाला है टोयोटा लेक्सस का, ये वाला है, ये लो भैया, ये वाला है भाई, ये देखो, ये नया है हमारा। एक बार दिखा दो ना, एक बार निकाल के दिखा दो, ऐसा पन्नी में बढ़िया से आता है। और ये देखो भाई, टोयोटा डेंजो मेड इन थाईलैंड। थाईलैंड में इसके सारे पार्ट बनते हैं, इसका फॉर्च्यूनर के मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं थाईलैंड से यहाँ पर इम्पोर्ट होकर फिर ये गाड़ियाँ बनती हैं। तो भाई इंजन ऑयल डालने से पहले हम लोग पहले इसके ये पीछे के ये लेदर खोल दिया, जो ब्रेक शू का लेदर होता है ये हमने खोल दिया है ताकि हम लोग इसको क्लीन कर सके। अब मैं आपको उस साइड चल के दिखाता हूँ कि भैया इसको खोलते कैसे। तो भाई ये देखो भैया इस तरीके से इसको खोल रहे हैं। कभी कभी तो हथौड़ा लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो भाई ये इस तरीके से भैया खोल रहे हैं। अभी तो खैर ये कुछ दिन पहले ही खोले, उसकी वजह से ईजिली निकल रहे हैं, वरना भाई ये भी हो सकता है थोड़े से मार मार के खोलनी पड़ती। वैसे ये भी बीच में चेंज हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्रेक पैड मैंने बीच में चेंज कराया था, ये भी चेंज हुए थे कि भाई गाड़ी इतनी चल गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें तो घिसी जाती है। तो ये इसको अभी खोल रहे हम, इस तरीके से खुल जाती है। वैसे भी मैं आपको तो डर्ट और डेबरी से बचाने के लिए कंपनी ये सब चीज़ें लगा के देती है। और भाई ये गर्म है, और भाई अच्छी खासी भारी, आप सोच रहे हैं ना हल्की होती नहीं, भैया भारी, अच्छी खासी भारी आपको मिल जाती है। तो भाई मैं वॉशरूम गया था, तो भाई जब तक मैं वॉशरूम से आया तब तक भैया ने ये इसको क्लीन करना शुरू कर दिया था। इसको एयर की मदद से क्लीन करते हैं, पानी से नहीं करते कि भाई पानी से करेंगे तो भाई हो सकता है किसी पार्ट में रस्टिंग वगैरह आ जाए, फिर ब्रेकिंग में आपको इशू हो सकता है। प्लस भाई ये लेदर वाली चीज़ होती है ना, ये पानी की वजह से फूल जाती है, उसकी वजह से पानी वगैरह से सब चीज़ें साफ़ नहीं करते हैं। उसके अलावा भाई ये भाई इस साइड भी अभी तो अच्छा ही है, इसको वापस लगा रहे हैं। तो भाई पीछे वाला तो कवर लग गया, सर्दे भैया ने टायर भी लगा दिया, अब इसको कस भी देंगे थोड़ी देर में। अभी क्या है कि हम लोग फ्रंट का खोलना शुरू कर रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं भाई, भैया यहाँ का कैलिपर खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस अरे जैसे कैलिपर खोलेंगे तो एयर निकालनी पड़ेगी नहीं, वैसे ब्रेक पैड चेंज करेंगे तब करना पड़ता है ना। तो भाई अभी ये खोलना शुरू कर दिया, इसकी भी ना सफाई करेंगे, तो रेगमाल से करेंगे हवा से, दोनों से कर दोगे तो भाई रेगमाल और हवा दोनों से हो जाएगी। बाकी भाई थोड़ा शोर हो रहा है तो भाई प्लीज़ उसको माइंड मत करना, कि वो वर्कशॉप में मशीन वगैरह चलती रहती है तो उसकी तो खैर आपको आवाज़ वगैरह आएगी। बाकी भाई ये इस तरीके से कैलिपर खुल गया, और ये इसकी पिन वगैरह होती है जिसकी मदद से ब्रेक पैड वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी भी क्लीन वगैरह कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। खोलने का तो खैर क्या ही प्रोसेस दिखाओ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया जितना आपको कैमरे में कैप्चर हो गया होगा। अभी साफ़ करते हुए मैं आपको दिखा दूँगा। भाई भैया ने कहा कि ये रेगमाल मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नए वाले तो अभी नए हैं, क्योंकि इसको अच्छा अभी रेगमाल नहीं मारेंगे इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो भाई ऊपर से नए पे तो उसकी वजह से ज़रूरत भी नहीं, उसकी वजह से हम अभी कर भी नहीं रहे। बाकी भाई इस तरीके से लग जाते हैं। अब इसकी जो पिन होती है ना, ये वाली जो पिन होती है, अब इस तरीके से हम इसको लगा भी देंगे आराम से। तो भाई अब इसका डीजल फिल्टर की असेंबली खोल रहे हैं, इसका डीजल फिल्टर चेंज करने के लिए। वैसे भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, इस गाड़ी का आज तक डीजल फिल्टर ही चेंज नहीं हुआ है। उसका रीज़न मैं आपको बताया था भाई, क्योंकि कंपनी बोलती है जब तक इस गाड़ी की लाइट नहीं आती तब तक ये चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई मैंने बहुत सारे मैकेनिक वगैरह से पूछा, वो कह रहे भाई 80-90 हज़ार पे चेंज हो जाना चाहिए, उसकी वजह से मैं इसको आज चेंज करवा रहा हूँ। ऊपर से यार गाड़ी 15,000 ओवर ड्यू चल चुकी है, उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज कराना सही रहेगा। तो भाई इस तरीके से इसकी क्लैंप वगैरह ऐसे खुल जाती है और ये बाहर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, कंपनी ने मुझे बोला था कि 6 से 7 हज़ार की इसकी पूरी असेंबली चेंज होती है, लेकिन फिर मैंने मेरी टोयोटा में जानकारी टेक्नीशियन से, तो उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ फिल्टर चेंज होगा, असेंबली तब चेंज होती है तब जब इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, जब लाइट आ जाती है तब इसकी असेंबली चेंज करनी पड़ती है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। बाकी भाई अभी तो फिल्टर ही हम चेंज करें, पूरी असेंबली चेंज नहीं करेगी, असेंबली थोड़ी सी महंगी है, फिल्टर तो इसका 2100 रुपये का सस्ता सा है, तो वही डाल रहे हैं अभी। वैसे सस्ता था क्या ही है, 2100 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। सामान तो खैर इसका महंगा है भाई, मैं आपको सच बताऊँ, इसका एसी फिल्टर अगर जेनविन लोगे वो 2002 रुपये का है। इसका अगर आप कंपनी से एयर फिल्टर लोगे वो 1800 रुपये का, तो इसका सामान तो महंगा है। लेकिन वही है, फिर ख़राब होता नहीं है इसका सामान, तो वो भी एक चीज़ है, वो वहाँ पर वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है। बाकी भाई इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें।
भाई ये भी भर गया, आप देख सकते हो। यानी कोई कौन सा पानी डाले? इसका वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। ये वाला पानी डाला। ये तो बैटरी में भी यूज़ होता है ना? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। वैसे इसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई चलो, ये भी पूरा हो गया। वैसे तो ये उसमें था ही, लेकिन फिर भी इन लोगों ने भर दिया, चलो सही है। तो भाई अब हम लोग चेंज करेंगे इसका डीजल फिल्टर। आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको पार्ट नंबर वगैरह भी दिखाया, तो ये इसका पार्ट नंबर है। तो भाई मैं एक बार उसका डीजल फिल्टर दिखाया था। तो भाई ये है इसका डीजल फिल्टर, मैं आपको निकाल के दिखाया था बढ़िया से। ये देखो यार, ये है इसका डीजल फिल्टर। मैं आपको नया दिखा रहा हूँ, पुराना वाला भी अभी अगर पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। भैया अभी असेंबली को अंदर लेके गए, उसकी वजह से मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखो भाई, ये इसका डीजल फिल्टर होता है, जो कि आज तक चेंज नहीं हुआ। फैक्ट्री वाले डीजल फिल्टर चल रहा है, लेकिन आज ये फाइनली चेंज हो जाएगा। अब पता है क्या, मेरे हिसाब से इसकी वजह से जो इसके इंजेक्टर वगैरह है और जो बाकी सारी पिकअप वगैरह है वो सब भी भाई एनहांस हो जाएगा जब मैं इसको बदल दूँगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप फिल्टर चेंज करते हो, नया फिल्टर होता है, तो फिर सारी तो जो आपका फ्यूल फ्लो वगैरह वो बेटर हो जाता है, वो बेटर हो जाता है। तो भाई आपकी गाड़ी को जो आपका सारी चीज़ें होती है, जो फ्यूल होती है, जिससे मेन एनर्जी सोर्स होता है, उसका फ्लो बढ़िया हो जाता है। तो उसकी वजह से भाई आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया आ गई। तो भाई अगर परफॉर्मेंस और बेटर हो गई तो भाई सही हो जाएगा। वैसे भी एक चीज़ बताओ, जब आप क्लच बदलोगे और ये सब चीज़ें बदलते हो तो भाई आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपकी और अच्छी हो जाती है। तो भाई ये नया वाला डीजल फिल्टर हमने डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं असेंबली में पूरा डल गया। अब इसको फिट कर रहे हैं। बाकी भाई मैं एक बार आपको पुराना वाला और दिखा देता हूँ। पुराना वाला मैं ज़्यादा छूँगा नहीं कि भाई पूरा डीजल में सना होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, डीजल फिल्टर का काम ही रहता है। तो ये देखो यार, वैसे तो मैं जितनी वीडियोज़ में देखा है भाई उनसे तो बेटर हालत में, लेकिन भाई ये फिर भी चेंज करना ही ठीक है यार। पहली बार ही चेंज हो रहा तो सही है, अब चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी ये डीजल भी लग गया थोड़ा, हालांकि मुझे दिक्कत नहीं है, तो स्मेल मुझे सही लगती है इन सब चीज़ों की। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसकी एक रिंग भी होती है, रिंग भी साथ में चेंज करनी होती है। वो रिंग आपको डब्बे में मिल जाती है, वो आपको अलग से नहीं लेनी पड़ती। इसकी रिंग भी साथ में चेंज होती है। रिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ पुरानी वाली, तो ये देखो। बाकी भाई अब इसको टाइट कर रहे हैं। टाइट करने में थोड़ी सी मशक्क़त लग रही है, इसमें खोलने में भी थोड़ी सी लगी थी कि आप ये देखो, ये होल्डर वगैरह में एकदम करके ऐसे खोलना पड़ रहा है। अब वो तो पहली बार भी खोल रहा है, मे भी उसकी वजह से भी, अब ये फिट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। बाकी तो भाई ये हो चुका है फिट। अब इसको गाड़ी में जाके हम फिट कर देंगे। अभी देख सकते हो। तो भाई अब डीजल फिल्टर को फिट करने से पहले हम लोग इंजन ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि डीजल फिल्टर फिट करने के बाद एक बार गाड़ी भी स्टार्ट करके लीकेज वगैरह भी इसमें चेक करनी पड़ेगी। तो इंजन ऑयल तो मैं आपको बता चुका हूँ, कैस्ट्रॉल का 5W30 वाला डाल रहा हूँ। उसकी कैन मैं आपको बता दूँ, 3.5 लीटर की 2 कैन होती है। मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, मतलब 2 होती है, सॉरी 3.5 लीटर की 1 कैन होती है। और ये देखो आप, ये वाला डाल रहे हैं भाई। वैसे तो आपको मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन भाई फिर भी एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। बाकी इन दोनों को लेके चलते हैं उधर, ठीक है भाई, ताकि भैया को भी थोड़ा मतलब फटाफट वो कर ले। सामान तो खैर मैं सारा लेके आऊँ, लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आप सामान लाने की मशक्क़त वगैरह नहीं करना चाहते हो तो भैया के पास आपको सामान भी मिल जाएगा। सामान की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ये देखो, इनका स्पेयर पार्ट का भी स्टोर आपको उधर मिल जाता है। मैं आपको एक जूम इन करके दिखा, ये देखो। बाकी भाई मैं थोड़ी मशक्क़त कर सकता है, इसलिए मैं सारा का सारा सामान ले आया हूँ। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस गाड़ी के पार्ट आपको जल्दी बाहर नहीं मिलते हैं। तो चक्कर में मैंने कहा भाई कश्मीरी गेट से चलो मैं ही पार्ट वगैरह सारी की सारी चीज़ें ले आऊँगा। ऊपर से भाई प्राइस वगैरह का भी फर्क पड़ जाता है, कहीं आपको कहीं का मिले, कहीं आपको कहीं का मिले। मुझे कश्मीरी गेट में सही रेट मिलेगा, तो भाई उसकी वजह से मैं सारा का सारा सामान उधर से ले आया। बाकी भाई अभी एक बार भैया आ गए, लो आ गए भैया, ये फनल लेके आया। फिर अब इसका इंजन ऑयल डालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। बाकी भाई ये देखो, हमने दूसरी वाली कैन खोली है, पहली वाली मैंने आपको नहीं दिखाया। अगर आपको ओरिजिनल की पहचान करनी है तो ये देखो, ये आपको एक कैस्ट्रॉल वगैरह लिखा होना चाहिए, जिस भी कंपनी का आप ले रहे हो उसकी ये पहचान होती है कि भाई ये ओरिजिनल ऑयल है आपका। बाकी भाई दूसरा भी डाल के फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करके फिर लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे एक बार, फिर तो अपना क्लच डालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खोलने लग जाएगा। एक तो सब फ्रेम ही मेन है, वो जो खोलने में टाइम लग जाएगा ना। भाई इसके डीजल फिल्टर ने दुखी कर दिया है। डीजल फिल्टर इसका लगाना थोड़ा सा टिपिकल सा टास्क है,
ये अभी भाई पता है 3-4 बार में इसके बता रहे थे 3-4 बार में सेटिंग बैठती है, तो भाई अभी डीजल फिल्टर लगानी है। डीजल फिल्टर को लगाने के बाद गाड़ी फिर भाई हम लोग वापस उठाएंगे, मतलब एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कहीं कोई लीकेज वीकेज ना हो, फिर उसका फिर क्लच डालने का प्रोसेस हम लोग शुरू कर देंगे। तो भाई अब इसकी डीजल फिल्टर के असेंबली को मतलब सेटिंग बिठाने के लिए अब हम ये वी बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं भाई कैसे क्या होगा इसका। अभी तो खैर अभी भाई ने पाना लाने को बोला एक बार, उससे भी और इसकी सेटिंग बैठ जाएगी। इसका थोड़ा टिपिकल सा है ना डीजल फिल्टर के लिए, और गाड़ियों में एकदम बदला जाता है, इसमें टाइम लग जाता है। टाइम। अच्छा मारुति और इसमें टाइम लग जाता है। तो भाई इसकी सेटिंग बिठा के इसको क्लीन विन करके एक बार और फिट करके देख लेते हैं। अब इस बार तो फिट हो ही जाएगा भाई, लेकिन सही में ये इसका डीजल फिल्टर फिट करना मशक्क़त वाला काम है। मैं तो चलो भाई फाइनली फिट हो गया। एक बार भाई और देख ले कि कैसे क्या है। हो गया फिट, चलो भाई फिट हो गया। ये भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग को बचते बचते मतलब भैया वगैरह को बचते बचते करीब करीब 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटा आधा घंटा हो गया होगा, है ना, इतना लग गया है। इसका थोड़ा है इसका, और एक दूसरे भाई ने बताया मारुति का थोड़ा है इसका ऐसे कि मतलब डीजल फिल्टर रिप्लेस करना थोड़ा टिपिकल सा है। बाकी भाई अभी कैसे क्या रहता है अभी मैं आपको दिखाया था। इंजन ऑयल तो डल ही चुका है, ऑयल फिल्टर भी डल, वो तो खैर ऑयल फिल्टर तो डलेगा ही। अब ये हो जाएगा, फिर एक बार लीकेज चेक कर लेंगे गाड़ी स्टार्ट करके, फिर उसके बाद इसकी क्लच डालते हैं, क्लच डालने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो भाई डीजल फिल्टर बदलने के बाद भैया ने इसको दबा दबा के क्या है कि इसका वो भी निकाल दी, एयर भी निकाल दिया। अभी थोड़ी बहुत और बची, वो भी हम एयर निकाल रहे हैं। क्या होता है जब आप डीजल फिल्टर बदलते हो तो भाई फ्यूल सिस्टम में थोड़ी सी एयर आ जाती है, उसकी वजह से ना आपका डीजल इंजन तक नहीं जा पाता, उसकी वजह से आपका इंजन थोड़ा स्टार्ट करने में स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह से भी एयर वगैरह भी हम निकाल रहे हैं। अभी मैं आपको बता, सपोज करो आपकी डीजल गाड़ी में ऐसे तेल खत्म हो जाए तो वो एयर ले लेते, तो आप इसको दबा दबा के अब इसकी एयर निकालो, और जब ये हार्ड हो जाए तब आप समझ लेना कि आपकी सारी की सारी एयर निकल चुकी है। बाकी भाई अभी अब इसको स्टार्ट करके अब हम इसकी लीकेज वगैरह चेक कर लेते हैं, कोई कहीं से लीकेज वगैरह ना, फिर सारी के सारी जो इसकी क्लच वगैरह उसका डालने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। बाकी भाई हल्की नींद आ रही है क्योंकि लंच किया ना, भी खाना खाया तो भाई हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई। लेकिन मैं कोई नहीं, मैं आपको सारा का सब अभी अच्छे से दिखा दूँ। तो भाई यहाँ पर भैया ने टायर लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि इस गाड़ी में क्या है ना, आपको क्लच उतारने, आपको गियर बॉक्स उतारने के लिए टायर वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से भैया ने क्या किया, कह रहे कि मैं टायर वगैरह लगाया तब तक गाड़ी भी क्या अपनी रमा हो जाएगी। आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी अभी भी स्टार्ट है, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी भाई तो गाड़ी अभी भी स्टार्ट है। इसको रमा करने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ दिया। बाकी भाई आप देख सकते हो भैया अभी टायर लगा रहे हैं। अभी क्या है, टायर लगने के बाद गाड़ी लिफ्ट पे ऊपर चली जाएगी, फिर उसका गियर बॉक्स उतर के क्लच डालने का प्रोसेस हम लोग शुरू कर देंगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाया तो आप देख सकते हो 2:45 हो रहे हैं। तो अभी लंच ब्रेक के लिए रुक गए थे सब। तो भाई अभी क्या है कि अब भाई अभी अंदर कुछ कर रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं मैं एक बार आपको दिखाया था। भाई इधर क्या कर रहे हो? अच्छा गियर नॉब उतार रहे हो। ये गियर नॉब किस लिए उतार रहे हो? गियर बॉक्स खोलने के लिए। अच्छा हाँ भाई मुझे याद है कि इसका जो गियर नॉब है ना आपका डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड है। मतलब जैसे आपकी स्विफ्ट हो गई, इसमें आपने देखा होगा इसका गियर हो गया वाइब्रेट नहीं करता। टियागो हो गई, आपकी किया सेनेट हो गई, या आपने स्कॉर्पियो क्लासिक भी देखी होगी, उनका गियर वाइब्रेट नहीं करता है। उनका गियर वाइब्रेट क्यों नहीं करता? कि इनमें गियर की वायर होती है, इसमें क्या है कि इसमें गियर की वायर नहीं होती है। उसकी वजह से हमको ये सारा का सारा सिस्टम करना पड़ रहा है। अगर इसमें गियर की वायर होती तो यहाँ पर से कुछ छेड़ना नहीं पड़ता ना। अगर इसमें गियर की वायर होती तो छेड़ना नहीं पड़ता ना। तो भाई ये देख लो कुछ ऐसा है। अब जैसे हम तो गियर ऑयल भी इधर से डलेगा ना, नीचे से डलेगा। चिपकाया हुआ पहले आपने पकड़ा हाँ ये चिपकाया हुआ है, ये थोड़ा संभल के करना। ये लॉक टूटे हुए हैं ना इस चक्कर में। बाकी भाई ये है, अब ये देख सकते हो पूरा सिस्टम मैं आपको दिखाया था। कवर खुल जाएगा इसका, ऐसा कुछ सिस्टम देखनी है। तो ये प्लास्टिक वाला पार्ट पूरा खुलेगा? ये खुलेगा। अच्छा ये खुलेगा। हमें ये अच्छा ये निकालनी है बस। अच्छा। तो भाई बाकी भाई मैं आपको सारा का सारा दिखा दूंगा, कुछ इस तरीके से खुल जाता है। ठीक है भाई।
तो भाई अंदर से सारा जो भी नटवट खोलने था वो खोल दिया। अब नीचे से क्या करेंगे, अभी तो पहले तो इसको उठा रहे, उठाने के बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी ना, जो सब फ्रेम वाली चीज़ थी, वो खोल के फिर इसका गियर बॉक्स भी हम यहाँ पर हम लोग इसका खोल के इसकी पुरानी क्लच प्लेट निकाल के नई क्लच प्लेट डाल देंगे। बाकी भाई कैसे क्या रहता है वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। एक बार पहले इसका गियर बॉक्स उतार लेते, एक बार पहले ऊपर चल जाए, फिर मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो भाई गाड़ी लिफ्ट पे हम लोगों ने उठा ली है। अब इसका नीचे का सिस्टम सारा का सारा खोलना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा गियर बॉक्स है, ये देख लो। अब ये यहाँ से इसके नट खोल रहे हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी ना इससे? ये खुलेगा, ये खुलेगा और पीछे के वो ड्राइव शाफ्ट खुलेगी, फिर ये गियर बॉक्स अपना उतरेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पर भी क्लच होती होगी ना? अंदर होता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर क्लच होती है। तो सारा तो तेल निकल जाएगा अपना। हाँ, यहाँ से गियर ऑयल निकालेंगे हम खोल के, ट्राई करेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर है इसमें? ये ट्राई का है। अच्छा ट्राई हो जाएगा, यहाँ से डलता है। अच्छा, चलो सही है। बाकी तो भाई गियर ऑयल वगैरह मैं सारा सामान लेके आया। गियर ऑयल तो मैं आपको दिखा चुका, शेल का लेके आया हूँ। यहाँ से ये खुल जाएगा। बाकी कितने नंबर का नट होता है भैया? 24 नंबर का नट होता है भाई। मैंने लास्ट 17 का देखा था, आज 24 नंबर का भी देख लिया मैंने। बाकी पाना देखा ना भाई, पाना भी देख लो कितना बड़ा है। बाकी अब इसका गियर ऑयल निकालते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका जो गियर ऑयल है और जो डिफरेंशियल ऑयल का ग्रेड है, दोनों को दोनों आपको सेम मिल जाता है। वो तो खैर है, वो जो आपका डिफरेंशियल ऑयल है वो तो 40,000 रुपये चेंज होता है। इसका जो ब्रेक फ्लूइड हो गया, कूलेंट हो गया, और आपका ये डिफरेंशियल ऑयल हो गया, हर 40,000 किलोमीटर पे आपका ये चेंज होता है। ग्रेड अगर आपको नहीं पता, ग्रेड मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये ग्रेड डलता है, ये वाला, ये देखो 75W90 ऐसे करके इसका गियर ऑयल डलता है। अब ये मैनुअल गाड़ी है तो भाई मेरे में 2.5 लीटर डलता है, ऑटोमेटिक में मेरे ख्याल से 7-8 लीटर डलता है। अगर क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या है ना, अगर आप इनोवा या फॉर्च्यूनर लोगे, उसका हर 1 लाख किलोमीटर पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का गियर ऑयल चेंज होता है। वो करीब 7 लीटर डलता है। लेकिन ये तो मैनुअल गाड़ी है, तो जब क्लच चेंज करते हैं तो इसका तो गियर ऑयल निकालना ही पड़ता है, तो ये 2.5 लीटर डलते हैं इसमें। बाकी भाई देखो काला कितना है। ये तो खैर भाई टाइम काला हो ही जाता है कि इसकी चिकनाहट कम होती है टाइम के साथ, उसकी वजह से कम हो ही जाता है। ऊपर से भाई गाड़ी चलती भी इतनी, तो उसकी वजह से हो ही जाता है। तो भाई अभी प्रोपेलर शॉप को डिस्कनेक्ट का काम करने का काम चल रहा है। तो अभी ये देख सकते हो भाई, ये इसकी कुछ ऐसी ब्रैकेट होती है, ये खोलनी पड़ती है। फिर पीछे आप डिफरेंशियल की मदद से अब इसको क्या है, हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और बाकी भाई अभी देखो भाई ने ये निकालना शुरू कर दिया है। इसके नट खोल गए सारे? अच्छा, कर रहे हो अभी। लो भाई, भैया लोगों ने पूरा का पूरा गियर बॉक्स उतार दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। भाई बहुत मशक्क़त लगी है इसको खोलने में, मतलब करीब 1 घंटा लग गया खोलने में ना, 1 घंटा लग गया इसको खोलने में। अब भाई ये देखो, ये होती है आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये चीज़ हम लोग मेन चेंज करेंगे। इसके पीछे अब आपका फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील की एक बार कंडीशन देख लेते कि कैसे क्या है। अभी ये पहले बोल्ट वगैरह खोलेंगे तब सारी की सारी क्लच वगैरह निकलेगी इसकी। तो भाई हम लोगों ने इसकी रिलीज बियरिंग भी डाल दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये नई वाली बियरिंग आपको इधर मिल जाती है, पुरानी वाली की कुछ हालत ऐसी है। वैसे मैं आपको तो जब क्लच प्लेट रिप्लेस करते तो रेकमेंड यही होता है कि आप इसकी रिलीज बियरिंग भी चेंज कर दो, वो सही रहती है। बाद में ना आप पूरा सेट ही चेंज करना पड़ता है, वो ज़्यादा सही रहता है, सब चेंज होता है। बाकी इसकी ना मैं सच बताऊँ, मैंने फीगो की देखी थी, फीगो की इससे बड़ी आती है। पता नहीं अब इसकी छोटी इतनी की है, ये नहीं पता है। बाकी अभी ये क्लच वगैरह खोलने का प्रोसेस इधर चल रहा है। 2 बोल्ट तो हम लोगों ने खोल दिए इसके, 2 बोल्ट तो खुल चुके इधर। बाकी अब ये खींच के निकाल लेंगे इसको आराम से। ये पेचकस की मदद से इस तरीके से निकल जाता है। ये तो प्रेशर प्लेट है ना आगे, ये आगे प्रेशर प्लेट है, इसके पीछे आपके क्लच आ जाती है। तो भाई
तो भाई ये देखो, ये पूरा का पूरा क्लच सेट भी हम लोगों ने इधर निकाल के रख दिया। अब आप ये देख सकते हो। अब भाई ये देखो, ये है क्लच प्लेट की हालत। ये पूरी की पूरी इसकी क्लच सेट है, ये पूरी हालत है। और ये इसकी प्रेशर प्लेट है, ये देखो। बताओ ना, डस्ट देखो कितनी है। इतनी डस्ट की वजह से ना ये हार्ड हो जाती है। अब क्या है कि ये डस्ट की वजह से क्या होता है कि एक इसमें जंप आने लगता है, जंप की वजह से ये हार्ड होने लगती है। अब हार्ड हो गई है तो फिर ये रिप्लेस भी करनी पड़ेगी। और तो क्लच की जो लाइनिंग है ना ये वाली, हाँ, देखो ये पूरी वेयर एंड टीयर हो पड़ी है, पूरा घिस चुका है क्लच आपका, पूरी घिस चुकी है, पूरा घिस चुका है। और इसके घिसने की जो डस्ट है वो प्रेशर प्लेट में गई हुई है, प्रेशर प्लेट में हार्ड हो चुकी है उसकी, इस वजह से क्लच हार्ड हो रहा है आपका। क्लच हार्ड हो गई है। तो पिकअप क्यों नहीं डाउन हुआ उसका? पिकअप भी तो डाउन होना चाहिए था। पिकअप भी डाउन हो रहा था इसके बाद। अच्छा, पिकअप डाउन होना था और इसको फिर लगातार चला था तो फ्लाईव्हील खा जाती पूरा। तो फिर ये गाड़ी बैठने वाली चीज़ कब होती है भैया? गाड़ी बैठने वाली चीज़ कब होती है? गाड़ी बैठने से मतलब जैसे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है अब, मतलब क्लच पूरा घिसने की वजह से ही होती है। अच्छा अच्छा गर्म हो जाता है, बिल्कुल लोहा आ जाता है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी थोड़ा लेदर है इसके अंदर, लेकिन फिर भी वारंटी है। मतलब हम इसको परसेंटेज में बता सकते हैं कि 70% वारंटी हो चुका है प्लस। मतलब सही टाइम पे मैंने चेंज करा लिया उसको। ठीक है। और एक बार फ्लाईव्हील की और कंडीशन देख लेते हैं। फ्लाईव्हील भैया कैसी कंडीशन में? फ्लाईव्हील ओके अभी, मतलब अभी चल जाएगा सही। चलो भाई, फ्लाईव्हील तो बच गया मेरा। वरना भाई मैं आपको बताऊँ, ये जेनवन अगर मैं लेना चाहूँ, ये 33,000 का फ्लाईव्हील है, इसकी लेबर अलग से और लगेगी। देख लो, अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने बदलवा लिया। तो भाई ये देखो, ये नई क्लच आ गई है पूरी की पूरी। इसमें तो पूरा मैं अब आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ भैया। एक बार वो क्लच सेट दिखाना नया वाला एक बार। तो भाई ये देखो, हमने ये क्लच प्लेट भी निकाल दी और ये प्रेशर प्लेट भी निकाल दिया। अब आप दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये वाली इसकी आप ये देखो और इसकी ये लाइनिंग देखो। और मतलब ये बिल्कुल घिस चुकी है, जो डेप्थ है ना वो खत्म है, डेप्थ खत्म है। डेप्थ है अभी। अगर मैं और आपको इसकी रिपीट देखो, ये रिपीट भी होती है ना, जो ऊपर का लेदर रहता है, ये वाला लेदर, ये आपका बिल्कुल घिस चुका है। बिल्कुल घिस चुका है। और भाई वैसे ही आप अगर आप स्क्रू की लेंथ भी देखोगे तो आप इसकी देखना, इसकी ज़्यादा और इसकी कम है, उसकी वैसे ही। और भैया वैसे ही देखो, ये तो टोयोटा जेनवन है, तो सारी चीज़ें तो लाया है कश्मीरी गेट से बड़ी मशक्क़त करके। बाकी ये रही अपनी प्रेशर प्लेट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्रेशर प्लेट इसकी हालत देखो और इसकी हालत देखो, ठीक है। बाकी भैया आप और भी कुछ बता रहे थे? अभी देख रहे कहाँ तक रेडी होगी। तो भाई एक इसका सेंटर मिला के क्लच इसकी लगा रहे। बाकी स्पेशल टूल होता है, स्पेशल टूल होता है इसको सेंटर मिलाने के लिए स्पेशल टूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके जो अंदर डस्ट ना हो ना, इस वजह से। बाकी भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट मेरे से नहीं उठ रही थी, भाई ने तो एक बार में उठा के लगा दी। तो खैर रोज़ काम का होता तो उसकी वजह से हो जाता। भाई मेरे से इसकी प्रेशर प्लेट नहीं उठ रही थी। मतलब अगर आप दोनों हाथ लगाओगे तभी उठेगा, ऐसे एक हाथ से नहीं उठेगा। हमारा बॉडी बिल्डर है भाई, उस वजह से थोड़ा लिटिल मजाक भी हो जाता है। हाँ वही है, ठीक है। नहीं वो तो एकदम सीरियस करते रहोगे तो काम में फिर मज़ा भी नहीं आता, ऐसे मजाक चलता रहता है थोड़ा सा। तो भाई क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हम लोगों ने डाल दिया। भाई सबसे ज़्यादा मशक्क़त का काम अब शुरू होने वाला है, गियर बॉक्स को वापस बांधना। खोलने में हालत ख़राब हो गई तो भाई बांधने का तो आप समझ ही लो। बाकी भैया ग्रीस वीस ये सारी की लग गई है। ये क्या, ये क्लच से कनेक्ट होता है ना भैया? ये क्लच से कनेक्ट होता है ना, ये वाली चीज़ क्लच से होती है ना कनेक्ट? हाँ जी, ये क्लच सिलेंडर रहता है ना? ये अच्छा, अंदर से प्रेस करता है ना, बाहर निकलता है तो प्रेस करता है। अच्छा, फिर अपनी क्लच एंगेज हो जाती है वैसे करके। बाकी भाई पुरानी का तो मैंने आपको हाल बता ही दिया था। पुरानी वाली तो भाई उस वजह से वो इतनी आवाज़ कर रही थी। पहले तो पता है, पहले मैंने कंपनी में दिखाया था तो उन लोगों को लगा कि मैं पेडल पुश की आवाज़ कर रहा हूँ। नहीं, मैं लोहे से लोहे घिसने वाली जो आवाज़ बता रहा था ना, वो समझ नहीं पाए थे। बाद में जब सर्विस एडवाइज़र को वेद प्रकाश जी को बताया तब वो समझ गए थे कि भाई ये क्लच बदलनी पड़ेगी। तो भाई ये तो मैंने अच्छा हुआ उनकी बात मान के मैं जल्दी से क्लच प्लेट बदलवा ली। नहीं तो भाई मैंने आपको क्लच का बताया था, फ्लाईव्हील और पे 30,000 रुपये लग जाते हैं। अभी तो खैर फिर भी चलो थोड़े कम में हो गया। बाकी भाई ये देखो टोयोटा की ये सब बैजिंग वगैरह लगी हुई है। टोयोटा ना अपना लोगो नहीं लगाती है, नाम लिखती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने पार्ट्स पे, तो अगर आपको लोगो ना मिले ना वो चलेगा, एक बार देख लेना भाई नाम लिखा है या नहीं उनका। तो भाई अभी टाइम हो रहा है करीब 5 बजने वाले हैं। तो अभी क्या है कि भैया लोगों ने सारे के सारे गियर बॉक्स के पेच लगा के अभी सब फ्रेम का ये सारे के सारे हम ये फिट करना शुरू कर चुके हैं। बाकी भाई ये वाले पेच अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े पेच होते हैं ये देखो, इतने बड़े बड़े पेच आपको मिल जाते हैं, दोनों साइड के होते हैं भाई। इतने बड़े पेच मैं आपको सच बताऊं अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखे यार। तो भाई गियर बॉक्स की फिटिंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा गियर बॉक्स हमारा फिट हो चुका है। ये आगे का चेसी का पार्ट लग चुका है और ये पीछे की जो गियर बॉक्स की माउंटिंग है ये भी यहाँ पर ये लग चुकी है। अब क्या है कि हम ये जो डिफरेंशियल के जो प्रोपेलर शाफ्ट है अब इसको यहाँ पर फिट कर रहे हैं। इसके जो बोल्ट वगैरह यहाँ से लग जाएंगे और ये भैया वगैरह ने पकड़ लिया भी ताकि इसके बोल्ट वगैरह हम लोग लगा सके। बाकी इसके ब्रैकेट वगैरह भी है वो भी अभी हम फिट कर देंगे। तो भाई जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है वो भी यहाँ पर फिट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्या है कि भाई अब हम लोग गियर ऑयल डालने का प्रोसेस शुरू करेंगे। गियर ऑयल हम इसकी मदद से डालेंगे, मतलब ये जो पंप है मतलब इसके अंदर हम ये ऐसे गियर ऑयल डल जाएगा, फिर ये वाली चीज़ इसके इनलेट में चली जाएगी गियर बॉक्स के, फिर ऐसे गियर बॉक्स ऑयल हमारा फिल हो जाएगा पूरा का पूरा, जो भी 2.5 लीटर का पूरा फिल हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ ये सेम प्रोसेस मैंने डिफरेंशियल ऑयल के लिए देखा था जब कंपनी इसमें डाल रही थी, तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है। तो भाई गियर ऑयल भी डल गया है और ये वाला जो नट है हमने यहाँ से डलता है ना भैया, यहाँ से डलता है, तो भाई ये वाला नट भी टाइट कर दिया। बाकी ये थोड़ी बहुत सेटिंग हो रही है ये गियर नॉब की, फिर तो गाड़ी हो ही गई अपनी। मतलब वो क्लच की सेटिंग बिठानी पड़ेगी ना बस, हाँ वो बस वो सेटिंग बिठानी पड़ेगी। अच्छा वो जो ब्रेक ऑयल की नीड पड़ेगी अभी, ब्रेक ऑयल की जो क्लच का ऑयल होता है अभी चेक करेंगे, तो भाई वो भी एक बार देख लेंगे, उसकी भी नीड पड़ेगी। वो तो खैर मैं लाया हूँ जो बॉश का, मैंने आपको ये देखो ये दिखाया था ना शुरू में, तो खैर तीसरी चौथी बार दिखा रहा, तो ये वाले की नीड पड़ जाएगी, तो ये भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो भाई नीचे से तो इसका कनेक्शन कर दिया, ये ऊपर के कुछ बोल्ट और एक बार देख रहे हैं भाई सारे गियर वगैरह लग रहे हैं, यानी वो एक बार सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। बाकी ये ऊपर से कनेक्शन कर दिया इसका इधर से, तो इधर से कनेक्शन, हाँ नीचे से हुआ कनेक्शन, नीचे से नहीं हुआ अभी, अच्छा वो नीचे से भी हो गया ना। बाकी भाई गियर वगैरह लगा के देख रहे हैं, अभी गियर लग रहे सही, चलो भाई गियर भी सारे लग रहे हैं, अब इसके फिटिंग हो गई सारी की सारी। चलो भाई वही चीज़ थी, क्लच स्मूथ हो गया। अब हम ये नया कैबिन फिल्टर भी डाल रहे हैं, पुराना वाला तो फेंक दिया, पुराने वाले की तो भाई हालत ही बुरी थी। बाकी भाई भैया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो। तो भाई ये अब यहाँ पर कैबिन फिल्टर भी डल गया, पुराने वाले की हालत और दिखा देता। तो भाई ये देखो ये है पुराने वाले की हालत, ये तो खैर हर सर्विस पे चेंज कर लेना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको क्लीन करा लेते, लेकिन नहीं भाई इसको तो चेंज ही कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक होता है। बाकी भाई अभी एक ग्लब बॉक्स वगैरह फिट कर रहे हैं, कैबिन फिल्टर के लिए ना अपना एक ग्लब बॉक्स वगैरह सारा खोलना पड़ता है, तो खैर सारी गाड़ियों में खुलना पड़ता है। तो भाई अब सारे के सारे लाइटर वाइपर वगैरह हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चेक कर रहे हैं हम लोग। फॉग लाइट इधर से चलेगी, फॉग लैम्प इधर से चलेगी, उसकी उधर से चलेगी, ये वाला पावरफुल, हाँ लेफ्ट वाली ख़राब है, वो हाउसिंग ख़राब है वो पूरी। बाकी भाई अभी रोड टेस्ट पे आ चुके हैं भाई, अभी एक बार चेक कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें कि क्लच वगैरह सही से हुई है यानी, तो अभी देखते हैं कैसी क्या रहती है। ब्रेक सही तो है, सही है ब्रेक, मेरा ही वहम होगा फिर। तो भाई अब मेरी बारी है गाड़ी चलाने की, एक बार भैया कह रहे हैं एक बार आप भी चला के देख लो कि भाई आपको कोई दिक्कत वगैरह ना इसका सामना करना पड़ रहा तो बता दो। बाकी भाई एक बार इसको थोड़ा सही कर लूँ सीट बेल्ट को, और ये एक बार कर देना LP से अगर हो जाए तो कोशिश कर लेना, LP से चिपका दो कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में मैं बदलवा लूँगा कंपनी में। ये तो पता है क्या भाई, ये वॉशिंग वाले से एक बार टूट गया था तो उस चक्कर में दिक्कत हो गई थी। बाकी भाई क्लच तो सही में बहुत हल्का हो गया यार, पेडल अभी देखो दबा के देखा एकदम भाई, ये देखो बहुत मुलायम हो गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब इनोवा का नहीं किसी और गाड़ी का क्लच लग रहा है मुझे सही में। बाकी वो चला के देखते हैं भाई, फ़र्क तो पड़ रहा है यार, 2% फर्क भाई बहुत फ़र्क है यार इसमें। पावर में एक बार डाल के और देख लेता भाई। बाकी भाई रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है ऐसे चलाना, ये तो हम लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चला के देख रहे हैं भाई। गाड़ी तो ओके कर दी यार, एकदम मज़ा आ गया भाई। क्लच इतनी स्मूथ हो गई कि भाई पता है क्या, क्लच में इसकी 2 बार चेंज हो चुकी है, लेकिन चेंज होने के तुरंत बाद जो मैं चला रहा हूँ ना वो भाई पहली बार चला रहा हूँ, और भाई फ़र्क है
उधर, अच्छा उधर जाना था ना, अच्छा सीधे ही है ना अपना, अच्छा अच्छा कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा। तो भाई यही था, अभी तो खैर अभी गाड़ी धुलेगी वुलेगी तो अभी वहाँ पर चल के मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है भाई, तो मैं वहीं पे ही पहुँच। तो भाई ये जो पर्टिकुलर क्लिप आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो सितंबर की, 24 सितंबर 2025 है आज की तारीख जब आप ये वाली पर्टिकुलर क्लिप देख रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैंने क्लच चेंज कराई थी तो गाड़ी में थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस थी, जैसे गियर नॉब में हो गई, क्लच पेडल में फर्स्ट गियर में उठाता था, डाउन शिफ्टिंग में हल्की मुल्की वाइब्रेशंस थी जो कि मुझे नोटिस हो रही थी, लेकिन विद टाइम वो धीरे धीरे करके कम हो रही थी। तो उसका रीज़न मैं आपको बताया था, क्लच का ना एक ब्रेक इन पीरियड होता है। क्लच ब्रेक इन पीरियड बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो गाड़ी की क्लच जो है वो रमा होती है। अब वो टिपिकली क्या होता है कि वो हज़ार से 1600 किलोमीटर का कुछ ऐसा होता है, लेकिन मेरी गाड़ी ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 2-3 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी ने ले लिया। उसके बाद भाई अब गाड़ी में बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी दिक्कत वाली बात अब मेरे को नहीं लग रही है। बाकी भाई कैसी क्या कॉस्टिंग रही है वो मैं आपको वीडियो के अभी वो आप देख लो। करीब वैसे मैं आपको तो 32 से 34 हज़ार मेरे लग गए, सारे पार्ट्स और लेबर वगैरह में लाके लग गए। वो कैसे लगे वो आप अगली क्लिप में उस दिन में आप वापस जाके देख सकते हो। तो भाई गाड़ी डन हो गई है, वॉश हो गए, बस अब ये पूछने के लिए बची हुई है, बाकी फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बाकी भैया भैया से मिलो, कैसे हो भैया? एक बार अपना नाम वगैरह बता दो सबको। मेरा नाम अजय है जी, और हमारी जो वर्कशॉप है वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद। एक बार पूरा एड्रेस बता दो। 3E2BP नियर 3 नंबर मस्जिद चौक, NIT फरीदाबाद। ठीक है, बाकी मैं भैया का नंबर वगैरह दे दूंगा। बाकी भाई मैं आपको ब्रेक थ्रू पूरा का पूरा दे देता हूँ। जो भी सामान वगैरह है गाड़ी का मेरा आया है 27-28 हज़ार में आ गया था। मैं आपको बता दूँ क्लच सेट हो गया, क्लच सेट मेरा 16 हज़ार का था। रिलीज बेयरिंग हम भी देते हैं, वैसे स्पेयर्स भैया भी देते हैं, लेकिन हमारे पास भी हमारा वेयर हाउस भी है। हम सारा जो भी सामान वगैरह होता है वो अपने वेयर हाउस से देते हैं उसको। आप ठीक है, आप अपना सामान ले आए हो, वेल एंड गुड है, कस्टमर की मर्जी है, हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ वो भी बात हमें है, काम से मतलब है, लेबर से मतलब होता है, सामान वो ले आए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास भी जेन्युइन स्पेयर ही मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी भाई मैं आपको बता दूं, वैसे तो मशक्कत जैसे मैंने कर ली वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो भैया के पास आके वैसे डायरेक्टली करा सकते हो। सामान की अगर मैं बात करूँ, सामान मेरा डला है 7 लीटर्स का इंजन ऑयल जो कि 5W30 कैस्ट्रॉल का SUV मैग्नेटिक डला है। फिर ऑयल फिल्टर डला है। ऑयल फिल्टर मैं आपको बता दूँ, इंजन ऑयल मैं आपको बता दूँ 3900 का पड़ा है। जो ऑयल फिल्टर है मुझे 400 रुपये का पड़ा है। कैबिन फिल्टर मुझे 486 का, मतलब 400 का वो भी पड़ गया था। और जो क्लच सेट है मेरा 16 हज़ार रुपये का क्लच सेट था, और एयर फिल्टर जो था मेरा 1504 रुपये का था। फिर वैसे करते कराते जो भी छोटे मोटे सामान मिला के मेरा 27 हज़ार का पड़ गया था। बाकी भैया आप लेबर कितनी ले रहे हो मेरे से? देखो क्लच की जो लेबर है इनोवा गाड़ी की 3500 रुपीज़ है। 3500 सर्विस लेबर है वो 1800 रुपये लेबर है। हमने बजट सर्विस बनाई हुई है। बजट सर्विस में क्या होता है, कस्टमर की जेब पे खर्चा देखते हुए, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को देखते हुए, भाई बाद में कस्टमर डिस्काउंट कराए, तो हमने एक बजट सर्विस बना दी। तो अगर हम ये अपने लेबर को काम के हिसाब से जस्टिफाई करें तो ये लेबर बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये भी पेड सर्विस अगर लेबर हम लगाएं तो ये कम से कम मान के चलो 3000 रुपये तो पेड सर्विस लेबर बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस GST हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट कटिंग करके सारी चीज़ें ही कर देते हैं। उसके अंदर आपका देखो डीजल फिल्टर भी रिप्लेस हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है ना। अब इसके अंदर सारी चीज़ें करने के बाद 1800 रुपये की हमने पेड सर्विस लेबर लगाई। अब देखो बाहर मार्केट में वॉशिंग भी कराने जाते हैं 500 रुपये, तो वॉशिंग वाला 500 रुपये तो वो तो है ही। पीछे की ब्रेक्स क्लीन है, आगे की ब्रेक्स क्लीन है, इंजन ऑयल फिल्टर लुब्रिकेशन सारा सब फिल्टर वगैरह चेंज करना, 1800 हमने कर रखा है। ये तो है सर देखो 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। वो तो बात सही है, वो तो है। उस हिसाब से फिर 3500 रुपये। बाकी भाई काम तो मुझे भैया का बहुत बढ़िया लगा, मतलब जैसे कंपनी में काम होता है ना एकदम वैसा लगा है। बाकी भाई फ्यूचर सर्विस वगैरह भी मैं देखता हूँ, मैं भैया से करा लिया करूँगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं भैया से करा लिया करूँगा। तो भैया थैंक यू सो मच। एक तो क्लच में सही में मुझे मज़ा आ गया, सही में आपको सच बताऊँ, क्लच एकदम नया सेट डला, एकदम मज़ा आ गया था उसके लिए। पहले चलाया था आफ्टर और बिफोर, आप देखिए। अब आफ्टर और बिफोर में तो क्लच में भाई जेन्युइनली बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब आप चलाओगे ना क्लच के हिसाब से, आप ये नहीं बोलोगे आप इनोवा ड्राइव करो, मतलब जैसे हैचबैक वगैरह का क्लच हो जाता है एकदम वैसा हो गया इसका। बाकी भाई टोटल अगर मैं भैया के लेबर मिला दो और अपना सामान मिला दो, करीब 32,000 रुपीज़ मेरे लग चुके हैं। अगर आप इनोवा जैसी बड़ी गाड़ी का या फॉर्च्यूनर की भी इतनी लग जाती होगी ना लेबर। देखो अगर आप सामान लेके नहीं आते, सर्विस अगर आप मेरे पास कराते, सामान अगर मेरा होता तो हाँ। मैं डीजल फिल्टर को पहले एज पर कंडीशन देखता है। अच्छा है ना। मे बी 8,500-9 हज़ार रुपये के बीच में हमारी सर्विस क्रेटा अपना इसकी। नहीं, मैं ये फॉर्च्यूनर इनोवा की बोल रहा हूँ।
फॉर्च्यूनर यहाँ की लगभग इतनी ही लगा। मतलब उतनी ही लग जाती है, क्रेटा वगैरह की थोड़ी कम में हो जाती है। क्रेटा वही है, क्रेटा मान लो 6 के आसपास, 6 के आसपास पड़ जाती है। 4.5 भी आ जाता है। ठीक है। 4.5 भी आ जाता है। हम्म। ब्रेक पैड्स अगर बढ़ गए, कोई एडिशनल अप्रूवल बढ़ गया तो स्पेयर पार्ट बढ़ जाता है। और वो लेबर वगैरह उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। कि जो पेड सर्विस लेबर चार्ज हम जो ले रहे हैं वो 1600 रुपये ले रहे हैं। अच्छा। वो भी बजट सर्विस बनाई हुई है। बाकी भाई यही था कुछ ऐसा काम, अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ काम मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप भी फरीदाबाद वगैरह से या दिल्ली वगैरह से देख रहे हो तो भाई आप यहाँ पर आके काम करा सकते हो। मैं गूगल मैप की लोकेशन, एड्रेस वगैरह और वही भाई का नंबर वगैरह सारा का सारा डाल दूंगा। आप यहाँ पर आके भाई से कांटेक्ट करके सारा का सारा काम अपना करा सकते हो। तो भाई इसी वीडियो के लिए इतना था। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भाई वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी की सारी आ जाए। तो भाई अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।